होता है। तो उन्होंने कहा कि पहले स लिखिए, बाद में म का पैर तोड़िए और फिर त लिखिए। पहले स लिखिए, उसके ऊपर बिंदा दीजिए, बाद में त लिखिए, और उसके बाद में स को लंबा खींच कर भी आप लिख सकते हैं। तो टीचर बोलता है तुमने मुझसे ज्यादा समझ में आता है, चलो प्रिंसिपल के पास। तो ये बेटा भी ऐसा ही था, केवल हाँ चलो प्रिंसिपल के पास, और चले गए। प्रिंसिपल कहता है बेटा सचिन तो बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है बच्चा, सही बोल रहा है। ये बचपन से था। बचपन में तो एक फेमस कहानी है, सब पूरे मूंगफली खाकर उसके छिलके पड़े हुए थे। टीचर आई स्कूल में और बोली कि किसने छिलके यहाँ फेंके हैं। तो आपको तो पता है, आप भी उनमें से ही एक होंगे। बचपन में कोई थोड़ी ना कहेगा कि मैंने खाया हुआ है, तो सब चुपचाप बैठे हुए थे। तो टीचर ने बताया ठीक है, सारा क्लास इसको साफ करेगा। बाल गंगाधर तिलक जी खड़े रहे और उन्होंने कहा मैंने मूंगफली खाई नहीं है, मैं छिलके नहीं उठाऊंगा। ये बचपन से तेवर उनके कई सारी चीजों में आपको देखने को मिल सकती है। तिलक जी ने कुछ बातें हमारे सामने रखी जो हमने ध्यान में रखनी चाहिए। जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है, इसको आप लोग समझिए। पैसा कमाना है जिंदा रहने के लिए, या पैसा कमाने के लिए जिंदा रहना, इसको आपने डिसाइड करना है। उन्होंने कहा अगर करो और मरो की बात है, मरो या मारो की अगर बात है, तो फिर मारो, क्योंकि हम क्यों मरेंगे। आज बहुत ज्यादा आवश्यक है उन्होंने कहा इन्होंने जो स्कूल चालू किए ये क्लेरिकल पोस्ट भरने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए स्कूल से उन्होंने अपने देश के अंदर अपनी राष्ट्रीय प्रशाला चालू करने के लिए वहां के बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, और 10 साल खुद पढ़ाने का भी काम किया। उनके साथ थे आगरकर जी, और साथ साथ उन्होंने केसरी और मराठा 2 न्यूज़पेपर्स चालू किए। केसरी मराठी में था, मराठा इंग्लिश में था। केसरी के संपादक आगरकर थे, मराठा के संपादक तिलक थे। स्कूल के अंदर वैदिक गणित सिखाते थे, देश हित की बात होती थी। एक बार एक स्कूल इंस्पेक्टर आया विजिट करने के लिए, विदाउट इंटीमेशन, विदाउट परमिशन क्लासरूम में घुस गया। उस अंग्रेज एजुकेशन इंस्पेक्टर को लोकमान्य तिलक बोलते हैं निकल जाओ मेरे कमरे से। हाउ कैन यू एंटर माय क्लास विदाउट माय परमिशन, एंड प्रोबेबली नाउ आई विल हैव टू डिस्प्ले वन बोर्ड आउट ऑफ माय स्कूल दैट डॉग्स एंड ब्रिटिशर्स आर नॉट अलाउड। छत्रपति की गद्दी को कलंकित करने के, कोल्हापुर के छत्रपति की गद्दी को कलंकित करने का षड्यंत्र एक बर्वे नाम के व्यक्ति ने चलाया। कास्टिज्म में जो बांटते हैं समझ में आना चाहिए, बर्वे और तिलक एक ही कास्ट के होते हैं। लेकिन लोकमान्य तिलक और आगरकर ने एडिटोरियल लिखा और सबको चेताया कि देखो छत्रपति की गद्दी को खत्म करने का अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र ये बर्वे कर रहा है। तो बर्वे तो हस्तक ही था अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने सबक भेजा और अंग्रेजों ने कहा कि आप इसका खुलासा छापिए। आपने एक न्यूज छापी, अब दूसरी न्यूज छापिए जिसमें बर्वे का स्पष्टीकरण छापिए। तिलक जी ने बताया हम नहीं छापेंगे, और दूसरे बाजू नहीं छापी, इसलिए उनको 101 दिन की जेल हुई और मुंबई के डोगरी में उनको रखा गया 101 दिन, तिलक और आगरकर दोनों को। और आपको सुनकर हैरानी होगी, और जो लोग कास्टिज्म करते हैं उन लोगों को तो खुलकर बताना चाहिए कि उनकी बेल कराने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया। जो बोलते हैं ना दुखित, शोषित, वंचित और एक ब्राह्मण, उनमें कुछ नहीं था। जो गलत था उसको गलत बोलने की हिम्मत थी। ब्राह्मण ने ब्राह्मण के खिलाफ लिखा और जेल गए, और जिनको आप कहते हैं दुखित, शोषित, वंचित, उन्होंने जाकर इन दोनों को जेल से छुड़ाया। इतना ही नहीं तो मुंबई के गोदी कामगार जो थे उन्होंने एक दिन के लिए स्ट्राइक कर दी और बताया कि आपने इन दोनों को जो जेल किए ये गलत है। तो मजदूर भी उनके साथ जुड़ गए
साथियों, एक बहुत बड़े संकट केसरी पर आया। केसरी बेचना पड़ा तो लोकमान्य तिलक जी ने केसरी खरीद लिया, खुद के घर से पैसे डालकर। बहुत अमीर नहीं थे उस समय, 400 रुपए में केसरी खरीदा। लेकिन उस समय के 400 रुपए कितने थे आज हम कहां कल्पना कर सकते हैं। मेरा तो केळकांचा जो वाडा है ना नारायणपेठेचा, तो त्यांनी त्यावेळेला विकत घेतलेला, उस समय खरीदा। बहुत बड़ा कार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का पत्रकारिता का रहा है। 1897 उसके आसपास प्लेग का बहुत बड़ा महामारी फैली और लोग मरते गए बुरी तरह से, गांव के गांव खत्म होते गए प्लेग के कारण। और एक प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया, उसका नाम था रैंड, और उसने पुणे में उत्पात मचाया। पुलिस जाती थी, महिलाओं के साथ बेआबरू करती थी, उनको देवी देवताओं को उठाकर बाहर फेंक देती थी सफाई करने के बहाने। और इतने अत्याचार हुए कि उससे भड़के हुए सब लोग थे। तो चापेकर ब्रदर्स मिले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। लोकमान्य तिलक जी सुपारी खाते थे, सुपारी को वो जो कतरी रहती है अर्जिता, उसे कतरते लोकमान्य तिलक जी चापेकर ब्रदर्स को बोलते हैं, अभी तक रैंड जिंदा कैसे है? और दो चापेकर ब्रदर्स ने 22 जून 1897 को रैंड को ठोक दिया। तालियां अगले बात पर बजाइए। उस समय अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया में था और ऐसा वो कहते थे, सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि सन जहां पर सेट होता है वहां से जहां उड़ता है वहां पर भी ब्रिटिशों का साम्राज्य रहता है। तो सारी दुनिया में ब्रिटिशों का साम्राज्य था। लेकिन रैंड की हत्या ये दुनिया में पहला झटका अंग्रेजों को था कि उनके किसी अधिकारी को छापामार पद्धति से जाकर किसी ने गोली मारी। इसलिए सारी दुनिया में चर्चित ये हत्या है, रैंड की हत्या जो चापेकर ब्रदर्स ने की। और इसकी जानकारी निकालने के लिए एक ब्रेन करके एक अधिकारी को भेजा अंग्रेजों ने, और उसको भेजा ही इसलिए था कि लोकमान्य तिलक को घसीटे इस रैंड की हत्या में। क्योंकि लोकमान्य तिलक ने खुलकर एडिटोरियल लिखा था, सपोर्ट में एडिटोरियल लिखा था। और जितने पत्रकार हैं वो बड़ा समझे पत्रकारिता का कमिटमेंट क्या होता है। लोकमान्य तिलक जी के बेटे को विश्वनाथ को प्लेग हुआ था, वो पड़ा हुआ था बुखार में, और लोकमान्य तिलक केसरी के ऑफिस में एडिटोरियल डिक्टेट कर रहे थे। और एडिटोरियल डिक्टेट करते करते एक व्यक्ति आकर उनको बताता है, तिलक जी, वो उसको रोकते हैं, एडिटोरियल बताते रहते हैं, तिलक जी, वो उसको फिर रोकते हैं, एडिटोरियल बताते रहते हैं, तिलक जी विश्वनाथ नहीं रहा, आपका बेटा गुजर गया है। एक क्षण के लिए तिलक जी रुकते हैं, एक क्षण के लिए, और अपना एडिटोरियल का डिक्टेशन चालू करते हैं। पूरा एडिटोरियल का डिक्टेशन खत्म होने के बाद अपने बेटे को मिलने के लिए डेड बॉडी को, उनके शव को दर्शन किए जाते हैं। पत्रकारों को कमिटमेंट चाहिए, ये कमिटमेंट है पत्रकारिता के साथ। पॉलिटिशियन से लिफाफे लेकर जो पत्रकारिता चलती है या ब्लैकमेलिंग करने वालों की पत्रकारिता चलती है, उनको अगर समझना है पत्रकारिता क्या है तो उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पढ़ना चाहिए। लेकिन जब ब्रेक आया और लोकमान्य तिलक जी को रिगरस इंप्रिजनमेंट 1.5 साल का दिया गया, क्योंकि उन्होंने चापेकर ब्रदर्स के सपोर्ट में एडिटोरियल लिखा। उन्होंने कहा कि आपने पुणे में इतने अत्याचार किए, किसी का भी माथा खराब हो जाता और कोई भी जाकर उसको मार डालता। ऐसे लिखकर उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद में उन्होंने टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने टैक्स लगाने के बाद और गुस्सा होकर उन्होंने जो एडिटोरियल लिखा उसका हेडिंग था, सरकार से डोके ठिकाना पर आए का है। सरकार का कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया तिलक जी का एडिटोरियल। और उनको दोनों एडिटोरियल की सजा दी, 1.5 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट। लाला लजपत राय से लेकर पूरे भारतवर्ष में सभी ने उसका
कागज लेकर, बहुत सुंदर किस्सा है, सुनिए। जेल में हेनरी ग्रेन हाथ में कागज लेकर तिलक जी को मिलकर कहता है, तिलक जी इसके ऊपर सिग्नेचर कीजिए, मैं अभी मेरी गाड़ी में बिठाकर आपको घर जाकर छोड़ देता हूं। तिलक जी ने पूछा क्या लिखा है इसके ऊपर? डेविड ग्रेन कहता है, हेनरी ग्रेन कहता है कि इसमें लिखा है कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा, बस आप सिग्नेचर कीजिए, मैं आपको अभी घर जाकर छोड़ देता हूं। तिलक जी कहते हैं मेरे पास भी एक कागज है, उस कागज पर क्वीन विक्टोरिया के सिग्नेचर लेकर आइए। हेनरी ग्रेन पूछता है कि क्या लिखा है उस कागज पर? उन्होंने कहा है कि हम तुरंत भारत छोड़कर चले जा रहे हैं। इस कागज पर आप क्वीन विक्टोरिया के दस्तखत लेकर आइए, मैं तुरंत राजनीति छोड़कर हिमालय चला जाऊंगा तपस्या। ये लोकमान्य तिलक जी, उन्होंने वंग भंग जब हुआ, बंगाल के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हिंदू समाज को एकत्रित लाने के लिए शिव जयंती का उत्सव सार्वजनिक करना शुरू किया। हिंदू समाज को एकत्रित लाने के लिए उन्होंने गणेशोत्सव सार्वजनिक करना शुरू किया। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, महात्मा गांधी जी के छत्र छाया में जब तक कांग्रेस नहीं गई थी, उससे पहले लोकमान्य तिलक जी की छत्र छाया में जब तक कांग्रेस थी, तब तक कांग्रेस का हिंदुत्व से कोई प्रॉब्लम नहीं था। महामना मदन मोहन मालवीय 2014, 15, 16 3 वर्ष हिंदू महासभा के भी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे। उनको किसी ने पूछा नहीं कि आप हिंदू महासभा के कैसे प्रेसिडेंट हो और कांग्रेस के भी कैसे प्रेसिडेंट हो। कांग्रेस को समस्या नहीं थी हिंदुत्व से, ये प्रॉब्लम बाद में शुरू हुआ है। ये गणेशोत्सव मनाने के लिए बताया, शिव जयंती मनाने के लिए बताया, क्रिसमस मनाने के लिए नहीं बताया, सार्वजनिक ईद मनाने का काम नहीं किया, सार्वजनिक कव्वालियों का आयोजन लोकमान्य तिलक जी ने नहीं किया। उनके दिमाग में स्पष्ट था, भारत को स्वाधीन करना है मतलब हिंदुओं को स्वाधीन करना है, मतलब भारत हिंदू राष्ट्र है, इसके बारे में उनके दिमाग में कोई संदेह नहीं था। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने बम फोड़ा, ब्रिटिश हिल गए। लोकमान्य तिलक जी के घर पे, सिंहगढ़ वाले घर पे बॉम्ब बनाने के मैनुअल्स मिले जो उन्हें सेनापति बापट ने दिए थे, जो स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के बताने पर सेनापति बापट ने सीखा था बॉम्ब कैसे बनाना। और फिर एक बार लोकमान्य तिलक जी को अरेस्ट किया गया और इस बार यह तय करके इनको छोड़ना नहीं है, 6 साल उनको काला पानी की सजा हुई, मंडाले भेज दिया। मुंबई के मजदूर इतने दुखी हुए कि उन्होंने 6 दिन की हड़ताल मुंबई के डॉक्स में की। सारी मुंबई की मिलें 6 दिन बंद रही क्योंकि लोकमान्य तिलक जी को 6 साल के लिए भेज दिया जेल में। साथियों, ये उस समय आपको सुनकर शौक लगेगा, लेनिन ने, रशिया में लेनिन ने कहा कि हम तो सुनते थे कि अपने सैलरी के लिए मजदूर स्ट्राइक करते हैं, अपने अधिकारियों के लिए मजदूर स्ट्राइक करते हैं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए मजदूर स्ट्राइक करते हैं। ये तो कम्युनिज्म का तत्व क्या है। लेकिन एक फ्रीडम फाइटर को जेल में डाला, इसलिए पहली बार हम सुन रहे कि मजदूर स्ट्राइक कर रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी और साथियों, ये तिलक जी 6 साल रहे, उसमें उन्होंने गीता रहस्य लिखा। भगवत गीता के ऊपर लिखा हुआ बेहतरीन ग्रंथ अगर कोई है उस जमाने में आज भी, वो गीता रहस्य है, वो मराठी में है। लेकिन घर जब वापस लौटे तब उनकी पत्नी गुजर गई थी। चुपचाप रात को लाकर छोड़ा, दारोगा ने पूछा कौन हो? तिलक ने बताया मैं इस घर का मालिक हूं। तो दारोगा कहता है मालिक तो घर के अंदर है। तो उसको जाकर पूछ, बता घर का असली मालिक आया है। तो अंदर जाकर बताता है उनके बेटे को कि बाहर एक आदमी आया है, बताया मैं इस घर का मालिक हूं। तो बेटा दौड़ कर गया, उसने दरवाजा खोला, तिलक जी को घर के अंदर लिया, बेटे को बताया तेरी मां की इच्छा थी तुम पढ़ो।
तुम सेटल हो जाओ अच्छी तरह से, बिजनेस करना है करो, फैक्ट्री लगाना है फैक्ट्री लगाओ। एक ब्राह्मण बाप अपने बेटे को बताता है, चाहे जूते की फैक्ट्री लगाओ, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जूते ऐसे बनाना कि इंटरनेशनल मार्केट में तेरे जूतों की डिमांड होनी चाहिए। ये लोकमान्य तिलक जी का स्वदेश, उन्होंने मुंबई में स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। जेल से आने के बाद उन्होंने फिर एक बार संघर्ष चालू किया, और उस समय उन्होंने जो कहा था वो सबसे फेमस वाक्य है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं हासिल करके रहूंगा। इस देश में स्वराज्य का नारा पहली बार, स्वराज्य होम रूल इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बोलने वाले, ये दहाड़ देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। मैं घंटों बोल सकता हूं कि मुझे 5 मिनट क्यों न हो लोकशाही रत्ना भोज साजे जी के बारे में भी। एक तरफ ये महापुरुष है, मैं चीजों को संयोगवश नहीं मानता। जिस दिन 1 अगस्त 1920 सुबह 12:40 को लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ, उसी दिन 1920 सांगली के वाड़वा तालुका में वाटे गांव में लोकशाही रत्ना भोज साठे जी का जन्म। नियति करते रहती है, नियति करते रहते हैं। उस समय की आवश्यकता लोकमान्य तिलक की, आने वाले समय की आवश्यकता भारत की अण्णा भाऊ साठे रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ 1920 में। अण्णा भाऊ साठे मातंग समाज के, जो गांव के बाहर दलितों को रखा जाता था, उनमें से स्कूल में पढ़ने का अधिकार मुश्किल से मिलता था, और अगर पढ़ने को मिलता भी था तो दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, दरवाजे के अंदर नहीं। बाहर से सुनो जितना सुन गया है, और कोई मस्ती करी तो टीचर उसको मारेगा। तो उसके मास्टर ने अण्णा भाऊ साठे, जिनका नाम तुकाराम था, इस छोटे से तुकाराम को छड़ी फेंक कर मारा। यूजुअली जो टीचर है छड़ी जाकर हाथ पर मारता है, फेंक कर क्यों मारी? क्योंकि वो अछूत आदमी है, अछूत बच्चा है। उसको अगर छड़ी हाथ से मारेंगे तो छड़ी का दूसरा छोर उसको टच करेगा, और फिर इनका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी भयंकर कुकल्पनाओं में जब हिंदू समाज पड़ा हुआ था, ऐसे समय छड़ी फेंककर मारने वाले मास्टर को देखकर गुस्से से तुकाराम, छोटा सा बच्चा, स्कूल छोड़कर भागा। 1.5 दिन स्कूल में गया हुआ व्यक्ति है ये, 1.5 दिन, 1.5 day he attended school in his life, and he never ever attended school in his throughout the life. He never went to any college. वो कहीं नहीं गए पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने विद्या संपादन की। विद्या संपादन करने के लिए स्कूल में ही जाना चाहिए, इस गलतफहमी को दूर करना है तो अण्णा भाऊ साठे पढ़िए। और जब इतना घर में इतनी गरीबी, सब भाइयों को सांगली से मुंबई पैदल चल के जाने पड़ा। 550 माइल पैदल चलते गए 7 दिन। पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं। कहीं पानी पीने जाएंगे तो जात पूछेंगे, जात सुनने के बाद पानी नकारेंगे। कितने अन्याय, ये अन्यायों को सहन करते करते वो जब पहुंचे, उन्होंने पहला काम क्या मिला उनको मुंबई में? उनको मुंबई में काम मिला पोस्टर्स चिपकाने का। उस समय पोस्टर्स, फिल्मों के पोस्टर्स, फिल्में भी मुंह कपट थे, उसमें साउंड नहीं रहता। जिन्होंने पोस्टर्स चिपकाने का काम किया, 15 साल में ऐसा तेजस्वी जीवन जिसके बारे में मैं लंबा नहीं बता सकता। 15 साल बाद उन्होंने 35 नॉवेल्स लिखे, 35 नॉवेल्स, 35 कादंबरियां, 14 लोकनाट्य, 14 ड्रामास, 13 कथा संग्रह पता है आपको? 240 कथाएं, स्टोरीज 13 किताबों में। महाराष्ट्र में एक वीर रसपूर्ण गाना गाने का एक स्टाइल है, गाने का प्रकार है, उसको पोवाड़ा कहते हैं। क्योंकि शिवाजी महाराज का जीवन अगर आपको सुनना है तो न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, जैसे गाते
गानों से नहीं हो सकता। उसमें वीर रस है और फिर उसमें आवाज चढ़ते 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 जाता है और किस तरह से शिवाजी महाराज उस गढ़ को फतह करते हैं, जीत लेते हैं, उसका वर्णन होता है। किस तरह से तानाजी है, किस तरह से अलग अलग बाजी प्रभु देशपांडे, ये सबके वर्णन और इस प्रकार के गाने का जिसको पोवाड़ा कहते हैं, ऐसे 10 पोवाड़े उन्होंने लिखा। 7 फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे और उसमें से फकीरा ये सबसे फेमस फिल्म स्क्रिप्ट है। बाद में वो स्टोरी हिंदी फिल्म में भी चुराई और आज मैं जाकर जानबूझकर टाइटल्स देख रहा था तो उन्होंने अन्ना भाऊ साठे का नाम नहीं लिखा है, लेकिन स्टोरी पूरी चुराई हुई है। वो शशि कपूर का गाना है ना, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे को भी होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल फकीरा चल चला चल। ये एक्चुअल फकीरा लिखे हुए हैं अन्ना भाऊ साठे। उन्होंने जो फिल्में लिखी, जो उचित कादम्बरियों पर फिल्में बनाई, एक दिन गरीबी के कारण भूखे पेट दूसरों के फिल्मों के पोस्टर्स लगाने वाले अन्ना भाऊ साठे की फिल्मों के पोस्टर्स दुनिया लगाने लगे। अन्ना भाऊ साठे का साहित्य भारत के ही नहीं, दुनिया के 27 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है। मामूली व्यक्ति नहीं है, असामान्य व्यक्ति है। उन्होंने जो पोवाड़ा गाया छत्रपति शिवाजी महाराज पर, उसका एक बहुत सुंदर किस्सा है। उनको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से बुलावा आया, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो जा नहीं सके। लेकिन बाद में जब रशिया में बुलावा आया, तब तक उनकी फिल्में हिट हुई थी, उनके किताबें हिट हो गए थे, वो एक व्यक्तित्व बन गए थे। तो वो विमान में बैठकर रशिया का प्रवास किया और रशिया पहुंचने के बाद रशिया के राष्ट्राध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं, रशिया के बड़े बड़े लोग सामने बैठे हुए हैं और ये शिवाजी महाराज पर लिखा हुआ पोवाड़ा गाते हैं और गाते गाते रशियन भाषा में अनुवाद हो रहा है और शिवाजी का पोवाड़ा सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे रशियन लोगों में। उनको रिटर्न टिकट कैंसिल करना पड़ा। अलग अलग शहरों में अन्ना भाऊ साठे को बुलावे आए रशिया में, अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने पोवाड़ा सादर किया, शिवाजी महाराज की जीवनी बताई और बाद में भारत वापस आए। कुछ दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए रशिया और नेहरू जी को पूछा रशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने कि आप इतने बार मिलते हो, इंडिया के बारे में हमारी बात होती है, आपने कभी छत्रपति शिवाजी हमें नहीं बताया। तो नेहरू कहते हैं कि शिवाजी आपको कहां से पता चला? हाँ तो फिर क्या, आपके अन्ना भाऊ साठे आए थे ना, उनसे हमें पता चला। क्या है ये साठे सरनेम? ये जैसे मातंग समाज में है वैसे ब्राह्मण समाज में है और उस समय एक साठे नाम के बहुत बड़े कांग्रेस के मंत्री भी थे और वो ब्राह्मण थे। तो पंडित नेहरू का लगा था कि हाँ चलो ये भी कोई ब्राह्मण होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेहरू का खानदान ये दलितों का अत्यंत विरोधी खानदान है, उनसे चिढ़ने वाले हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कदम कदम पर अपमानित करने का काम नेहरू जी ने किया हुआ है, हमको मालूम होना चाहिए। उसके ऊपर अलग बात हो सकती है। लेकिन जब वापस आए, यशवंतराव चव्हाण जी को पंडित नेहरू ने पूछा, चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के उस समय, कि भैया ये महाराष्ट्र में अन्ना भाऊ साठे कौन है? तो यशवंतराव चव्हाण जी को मालूम नहीं अन्ना भाऊ साठे कौन है। यशवंतराव चव्हाण जी ने लता मंगेशकर जी को फोन लगाया, ये अन्ना भाऊ साठे कौन है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी कलाकार। लता जी को पता था अन्ना भाऊ साठे कौन है और लता जी ने बताया यशवंतराव चव्हाण को कि अन्ना भाऊ साठे क्या चीज है। यशवंतराव चव्हाण ने नेहरू को बताया अन्ना भाऊ साठे क्या है। तो अन्ना भाऊ साठे को मैसेज भेजते पंडित नेहरू, उनको बताइए पंडित नेहरू उनसे मिलना चाहते हैं, उनको दिल्ली में उनके घर बुलाना चाहते हैं। अन्ना भाऊ साठे के पास मैसेज जाता है कि आपको भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उनके घर से मिलने के लिए बुलाया है। अन्ना भाऊ साठे उत्तर देते हैं, मुझे उनको मिलने की कोई इच्छा नहीं। अगर उनको मुझे मिलने की इच्छा है तो मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, उनको मेरे मुंबई के
साठे हमें मालूम होना। पहले जीवन में उन्होंने गरीबी में बहुत संघर्ष किया है और वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हैं और 20-25 साल उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाया है। और साथियों, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन मैं अण्णा भाऊ साठे से प्रेम करता हूं। वो कम्युनिस्ट है, इसलिए उनके प्रति प्रेम न करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उनके विचारों को रास्ता देने के लिए उनके पास रास्ता एक ही था, वो कम्युनिस्ट पार्टी। स्वाधीनता में वो शामिल हुए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी में भी स्वाधीनता में शामिल नहीं, लेकिन स्वाधीनता के लिए अण्णा भाऊ साठे बचपन में जेल में भी गए। लेकिन जैसे स्वाधीनता मिली, तब एक स्लोगन आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आपको पता नहीं है वो स्लोगन देने वाला व्यक्ति कौन है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। सुना था ना आपने? ये स्लोगन देने वाले व्यक्ति लोकशाही अण्णा भाऊ साठे। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और उन्होंने बीड़ा उठाया अपने देश की जनता के लिए, जाति व्यवस्था आजादों के लिए। और बाद में वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फैन बने और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को गुरु माना और उन्होंने कहा, देखिए आखिरी विषय बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूं। महापुरुष हमारी संस्कृति का पूरा उपयोग करते हैं, सारी चीजों का रेफरेंस देते हैं। मैं जानता हूं अण्णा भाऊ साठे को हिंदुत्व के ऊपर कोई गर्व नहीं था, लेकिन उनको मातृभूमि पर गर्व था। मतलब हिंदुत्व नहीं है क्या? उनको छत्रपति शिवाजी महाराज पर गर्व था, तो उनको गर्व नहीं है क्या हिंदुत्व पर? जो मातृभूमि को मानता है, जो शिवाजी महाराज को मानता है, लेकिन हिंदू धर्म को नहीं मानता है, क्या फर्क पड़ता है? मातृभूमि और हिंदुत्व कुछ अलग है, छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुत्व कुछ अलग है। और लोकमान्य लोकशाही अण्णा भाऊ साठे कभी देव दर्शन नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने कविता में प्रणाम किया है। पहला प्रणाम मातृभूमि को, पहला प्रणाम जो है मैं मातृभूमि को कर रहा हूं, दूसरा प्रणाम शिवराज को, शिवाजी महाराज को, और तीसरा प्रणाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और जो पुराण में कहानी है, गजराज का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसने विष्णु का पुकारा किया, और विष्णु भगवान को पुकारने के लिए उसने कमल का फूल निकालकर विष्णु के चरणों में चढ़ाया। सावरकर जी को जब उनके भाभी ने पत्र लिखा कि कितनी तबाही हो रही है हमारी, कितनी बर्बादी हो रही है, क्या इसीलिए हम लोग बहुएं बनकर आए सावरकर खानदान में? आप सब लोग जेल में हो, हमें घर से बाहर निकाला है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तब सावरकर जी उनको लिखते हैं कि जब ऐरावत का पैर फंसा हुआ था और ऐरावत ने कमल निकालकर विष्णु के चरणों में चढ़ाया, रोज करोड़ों फूल निर्माण होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जो कमल का फूल था वो अमर हो गया, जो विष्णु के चरणों में गिर गया। हजारों लाखों परिवार जन्म लेके मर जाते हैं, एक सावरकर परिवार अगर भारत माता के चरणों में बलि चढ़ जाता है तो क्या बुरी बात है? और गरीब समाज की पीड़ा के लिए भी अण्णा भाऊ साठे इसी का उपयोग करते हैं। कहते हैं गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला ऐरावत। ये जो कीचड़ है जिसमें ये हाथी ऐरावत अटक कर बैठा, ये गुलामगिरी है, दलितों की गुलामगिरी है। इसमें से बाहर निकलो। और फिर वो अपना सर्वस्व किसको मानते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर जी। और बोलते हैं वो सांगून गेले भीमराव, बता कर गए भीमराव अम्बेडकर, जग बदल घालूनी घाव। एक ऐसा हथौड़ा मारो कि व्यवस्था को बदल दो। ऐसे लोकशाही अण्णा भाऊ साठे जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनके बारे में बताने के लिए बहुत सारी